एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विथ इंसॉल्वेंसी देखेंगे। तो पहले हेडिंग दे देते हैं। फर्म विथ इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विथ सॉल्वेंसी और विथ इंसॉल्वेंसी की बात करें तो क्या डिफरेंसेस है सॉल्वेंसी। वहां पर फर्म को डिसॉल्व जब ऑल पार्टनर सॉल्वेंट होते थे। सॉल्वेंट का मतलब इतने एबल होते थे कि वो अपने लायबिलिटी को बियर कर सकें। बट ये जो चैप्टर है, ये जो कंडीशन यहाँ पे, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के अंदर में हम ये देखेंगे कि जब पार्टनर के बीच में ऐसा कंडीशन आए कि सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर, मोर देन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो उस इंसॉल्वेंट के केस में फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरी होता है। सो उस डिसोल्यूशन के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाएंगे। सॉल्वेंसी के केस में हमने सिंपली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टडी किया। इस चैप्टर में हम पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर फर्म का डिसोल्यूशन किस प्रकार होगा, इसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, उन सभी पॉइंट पर आएंगे। उससे पहले हम आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पूरे इस चैप्टर का बेस्ड है। उस बेस का नाम है गार्नर वर्स मूरी केस 1903। ये वो केस है जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे मोर इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस का यूज हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। जब तक आप इस केस को नहीं समझ पाइएगा तब तक इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इस केस पे ये एक रूल है जो आपके इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना होता है। तो इसी रूल को हम जानते हैं गार्नर वर्स मर्रे रूल से भी। तो इस रूल को आने से पहले, इस रूल को डिस्कस करने से पहले हम इस केस पर फोकस करेंगे कि ये केस है क्या एक्चुअली में। तो इस केस की बात करें तो ये केस एबव 200 ईयर बिफोर की बात है। जब हमारे देश में ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय की बात है, जब हमारे देश में पार्टनरशिप एक्ट आया भी नहीं होगा। उससे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 का ये केस है, उस सदी का केस है। ये केस क्या है उस पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इस केस के अकॉर्डिंग बात करें, इस केस का डिस्कशन करें तो इस केस के अंदर में हम बात करते हुए ये केस का जो मेन पहलू फैक्ट है वो ये है कि ये केस एक सिंपल बिजनेसमैन जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस करता है उससे रिलेटेड है, उस पर्सन से रिलेटेड है, जिसमें अंडर में 3 पार्टनर थे। फर्स्ट गार्नर, मूरे एंड विल्किंस। ये 3 पार्टनर मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किए थे और वो बिजनेस को तीनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है, तो चलिए इस रूल को, इस केस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तहत इन तीनों पार्टनर के बीच के रिलेशन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक
एज्यूम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे और उस बैलेंस शीट के तहत गार्नर, मूरे और विल्किंस के रिलेशन को और उसके केस को स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं उस समय जब ये केस हुआ था। ये भी रीड, हम ये ध्यान रखिए यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट क्रिएट करने वाले हैं वो हमारा एज्यूमिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि इसके केस को अच्छे तरीके से हम इसी से समझ सकते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट, एज्यूम बैलेंस शीट बना रहे हैं। और एज्यूमिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस मेरा बेसिकली ये है कि आप इस रूल को अच्छे तरीके से समझ सकें। ये रूल में जितने भी डिसीजन हुए, जो भी पॉइंट आपको दिए गए, उस पॉइंट को आप समझ सकें। सो इसलिए हम इस एग्जांपल के तहत आपको इस रूल को, इस केस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एज्यूम करते हैं एसेट्स कि फर्म का जो एसेट्स है वो एसेट्स 60 लाख, कितना 60 लाख क्या एसेट्स है टोटल। अब आते हैं कैपिटल के बारे में। तो सभी पार्टनर के कैपिटल को हम डिस्क्राइब करते हैं। गार्नर, मूरे, विल्किंस, ये 3 पार्टनर, इनके कैपिटल को मानते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। सपोज गार्नर का कैपिटल 50 लाख, 15 लाख, मूरे 13 लाख और विल्किंस कैपिटल 2 लाख। टोटल कैपिटल 30 लाख। इसके बाद क्रेडिटर, तो इनका क्रेडिटर जो है फर्म का, तो ये क्रेडिटर 30 लाख का हमने क्रेडिटर ले लिया। चलिए हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। एज्यूम, ये ध्यान रखिए हमने यहाँ पर बैलेंस शीट एज्यूम किया है। ताकि आप समझ सके इस केस को अच्छे तरीके से, ये केस था क्या। टोटल 60 लाख। 60। तो ये बैलेंस शीट है। तीनों पार्टनर मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। सडनली बिजनेस को लॉस होने लगा, बिजनेस इतना ज्यादा लॉस होने लगा और ऊपर से विल्किंस का फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हो गया। विल्किंस का कंडीशन अब ऐसा हो गया कि वो इंसॉल्वेंट के कगार पे पहुंच गया, इंसॉल्वेंट होने लगा। इंसॉल्वेंट हो गया। विल्किंस ने कहा कि अब हम बिजनेस में एक भी पैसा लगा नहीं सकते हैं, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं। सो फर्म को बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। तो चलिए ये आप जानते हैं कि जब कभी भी फर्म को डिजॉल्व किया जाता है तो फर्म के जो भी एसेट्स हैं और लायबिलिटी है उसको रियलाइज करना होता है। रियलाइज करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने सॉल्वेंसी केस में आप ये पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी जब विल्किंस ने कहा कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो फर्म डिजॉल्व की प्रक्रिया में हो गई, प्रोसेस में। तो फर्म को डिजॉल्व करने के थ्रू क्या किया गया, एसेट्स को रियलाइज करना था। तो जब तीनों पार्टनर आपस सहमति से मिलकर के एसेट्स को रियलाइज किए तो एसेट्स इनके पास 60 लाख का था। और जब इस एसेट्स को उन्होंने रियलाइज किया तो इनको इस एसेट्स का जो वैल्यू कैश में रियलाइज हुआ वो यहां पर हम लिख देते हैं समझाने के लिए, रियलाइजेबल वैल्यू एसेट्स 25
लैक्स, कितना था 25 लाख इस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू हुआ। एसेट्स को बेचने पर फर्म को कितना मिला कैश 25 लाख। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन की बात करें, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन फर्म को कितना हुआ 35 लाख, 35 लैक्स का। अब पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो फर्म का लॉस होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को सभी पार्टनर पीएसआर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कहता है पार्टनरशिप एक्ट। सो यहां पर भी जो पार्टनर को एसेट्स को रियलाइज करने के बाद जो लॉस ऑन रियलाइजेशन आया, उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को तीनों पार्टनर ने अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा एज्यूम कर लेते हैं पीएसआर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन पार्टनर का 1:1:3, ये हमने एक पीएसआर रेशियो को एज्यूम किया। तो हमने बात किया कि लॉस ऑन जो रियलाइजेशन होगा, उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल, तीन पार्टनर है हमारे पास, गार्नर, मूरे, विल्किंस। इन तीनों पार्टनर का कैपिटल को हम देखते हैं। कैपिटल कितना कितना हमने माना था तीनों पार्टनर का, एक 15 लाख, 13 लाख और 2 लाख। ये हमने कैपिटल को एज्यूम किया था, माना था तीनों पार्टनर के कैपिटल को। क्योंकि लॉस ऑन रियलाइजेशन की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे सभी पार्टनर में, रिमेनिंग पार्टनर में। तो जितने भी हमारे पास पार्टनर, तीन पार्टनर थे, गार्नर, मोरे और विल्किंस, तो इन तीनों का जो रेशियो है पीएसआर रेशियो, उस रेशियो में हम इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियलाइजेशन तो 35 लाख लॉस हुआ था, रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इस 35 लैक्स को हम अपने पीएसआर रेशियो 1:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए कितना कितना लॉस जाता है। गार्नर 7 लैक्स, मूरे 7 लैक्स, विल्किंस 21 लैक्स। ये हो गई। देखिए 7 लाख लॉस ऑन रियलाइजेशन की बात करते हैं। तो इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को कौन बियर करता है? सॉल्वेंट पार्टनर की बात करते हैं, पार्टनर की बात करते हैं। पार्टनर बियर करता है, अपने घर से ला करके इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को फर्म को देगा। ठीक है। अगर सॉल्वेंट के केस में आते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के केस में हम क्या करते हैं कि जो लॉस हुआ उस लॉस को सभी पार्टनर अपने घर से ला करके फर्म को दे देता, तो पैसा आ जाता। तो सारे पैसे से क्रेडिटर का हम पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिटर चला जाता, उसके बाद जो बचता उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, लेकर के चला जाता पैसा। बट क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, विल्किंस कह रहा है पहले से कि हम क्या है, इंसॉल्वेंट हैं। विल्किंस कह रहा है कि हम इंसॉल्वेंट हैं, अब हम 1 रुपया भी ला करके फर्म में नहीं दे सकते हैं।
पैसा अब हम लेकर के नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम इंसॉल्वेंट हैं। तो ये कितना 19 लाख, इसका अभी देना बाकी है। इन दोनों को 7-7 लाख दे दिया ये दोनों ने, तो बच गया इनको 6 लाख। ये तो अब देखिए विल्किंस का कितना लॉस ऑन रियलाइजेशन पड़ा, 21 लाख का, जिसमें से उसका कैपिटल 2 लाख एडजस्ट करने के बाद इसके पास अभी भी इनसफिशिएंट लॉस है। कितना 19 लाख का। बट विल्किंस कह रहा है कि अब हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, अब हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते, नहीं लेकर के आ सकते। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो अमाउंट है डेफिशिएंसी, उसको सॉल्वेंट पार्टनर बियर करे। अगर ये सॉल्वेंट होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि अगर ये सॉल्वेंट होता तो ये 19 लाख कैश में फर्म को ला करके दे देता, और जब ये 19 लाख फर्म को कैश में चले जाते तो ये 19 और एसेट्स का वैल्यू 25, टोटल दोनों को जोड़े तो कितना आ जाता है कैश हमारे पास 44 लाख। और 44 लाख में से हम क्रेडिटर 30 लाख पे कर देते, क्रेडिटर को दे देते, बच जाते 14 लाख। उस 14 लाख को हम गार्नर को 8 लाख और मुरे को 6 लाख दे देते, काम खत्म हो जाता, फर्म आसानी से डिजॉल्व हो जाता। बट क्योंकि ये इंसॉल्वेंट है और ये पैसा ले करके नहीं आ सकता है, तो अब पार्टनरशिप एक्ट की हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को सॉल्वेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने पहले ही बताया कि जब इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन तीनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस इंसॉल्वेंट के केस में उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो प्रॉब्लम यहां पर आ गई। यहां पर क्या प्रॉब्लम आया कि अब इस विल्किंस के डिफिशिएंस अमाउंट को गार्नर और मोरे में से कौन बियर करेगा। इसी पॉइंट को लेकर के इन दोनों गार्नर और मूरे के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि इनका मानना था पार्टनरशिप एक्ट कहता है डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा सॉल्वेंट पार्टनर, देगा बियर करेगा, बट किस रेशियो में। तो गार्नर ने मूरे को कहा भाई तुम बियर कर दो, तुम बियर कर दो। तो इसी पॉइंट को लेकर के दोनों पार्टनर गार्नर और मूरे के बीच में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। तब उस समय कब 1890 अर्थात 1903 में तब ये केस आया था, ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं 1890। तब ये दोनों पार्टनर गार्नर और मोरे ने डिसाइड किया कि हम दोनों को झगड़ने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तब ये दोनों पार्टनर गार्नर और मोरे मिल करके कोर्ट के अंदर में गए। ये हमारा कोर्ट है। इस कोर्ट के जस्टिस जॉय थे, जज जो थे कौन थे, जस्टिस जॉय। ये थे जज। तो जस्टिस जॉय के सामने गए और केस अपना प्रॉब्लम जाकर के ये दोनों पार्टनर ने जस्टिस जॉय को बतलाया, सुनाया कि हमारा ये प्रॉब्लम है।
हमने पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया था, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया है। क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा उसके डेफिशिएंसी अमाउंट को सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। बियर तो करने के लिए हम तैयार हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस रेशियो में इसे बियर करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है केवल बियर करेगा, बट किस रेशियो में बियर करेगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जस्टिस जॉय ने सोचा बात तो सही है, तो इन्होंने सोचा ठीक है, क्योंकि हम डिसीजन देंगे बट ये डिसीजन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए होगा उपयोगी, सो हमें कुछ टाइम चाहिए। उन्होंने गार्नर और मुरे ने कहा ठीक है सर, आप जितना समय लेना चाहते हैं ले लीजिए। जस्टिस जॉय बोले ठीक है, हम देखते हैं, केस को स्टडी करते हैं। और इस तरीके से जस्टिस जॉय ने लंबा समय लिया, केस को स्टडी किया। अब देखिए क्या हुआ, केस तो कोर्ट में चली गई, जस्टिस जॉय स्टडी करने लगे। इस बीच में बेचारा क्रेडिटर परेशान हो गया। क्रेडिटर परेशान हो गया किस लिए, क्या आखिर हमने क्या गलती किया कि मेरा जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। फर्म डिजॉल्व हो रहा है, बियर करने की बात है तो कोई डिसीजन देना, हमारा जो पैसा है वो हमें बियर कर दे फर्म। कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो आपस की झगड़ा है, उन दोनों की झगड़ा है, गार्नर और मुरे का, तो उससे हमारे से तो रिलेटेड नहीं कुछ है, हमारा पेमेंट क्यों रुका हुआ है। इस पॉइंट को सोच करके क्रेडिटर ने जस्टिस जॉय के पास गया, कोर्ट के अंदर में गए और अपने इस पॉइंट को रखा। इन्होंने कोर्ट से कहा सर हमारा कौन सा हमने पाप किया जो मेरा पैसा पे नहीं हो रहा है। जस्टिस जॉय सोचे सही बात है, इन लोगों का आखिर क्या कसूर है, झगड़ा तो इन दोनों के बीच का है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस, डिफिशियंसी अमाउंट को बियर करने का, आखिर इन्होंने क्या कसूर किया कि इनका पैसा बियर नहीं हो रहा है। इस बात को सोच करके जस्टिस जॉय ने कहा ठीक है उपाय हम करते हैं, और उन्होंने गार्नर और मुरे को अपने कोर्ट में फिर बुलाया। गार्नर मुरे गए कोर्ट में, कहा क्या सर क्या बात है। तो जस्टिस जॉय ने कहा देखो अभी हमें केस को स्टडी करने में थोड़ा और समय चाहिए, बट उससे पहले एक काम करो, क्या कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन आप लोग बियर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को फर्म के अंडर में कैश में लेकर के चले आइए। क्या जस्टिस जॉय ने कहा लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट पेड इन कैश all solvent partner loss on realization amount paid in cash all solvent partner। उन्होंने कहा कि जो लॉस ऑन उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को जितने भी आपके सॉल्वेंट पार्टनर हैं सभी फर्म में कैश में ला करके उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को पेड करें। गार्नर और मोरे ने इस बात को एग्री किया, लेकर के चलाया। तो ये समझिए बात पॉइंट कि अभी तक रूल पर भी हम आए रहे हैं। रूल हमारा यही कहता है गार्नर वर्स मोरे रूल कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को सभी सॉल्वेंट पार्टनर कैश में फर्म में लाकर देंगे। ठीक है, तो ये कहां से आया इस पॉइंट को समझिए। इसको इस डिसीजन को लाने का जो मोटिव था कि जो हमारा क्रेडिटर का पेमेंट रुका हुआ है उस क्रेडिटर को हम पेमेंट कर सकें। ये ध्यान से समझिएगा बाबू। लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में लाने का हमारा जो मेन मोटिव था, जस्टिस जॉय का जो मोटिव था वो क्या था, क्रेडिटर को पेमेंट करने के पर्पस से। जैसे ही फर्म के अंदर में लॉस ऑन रियलाइजेशन कैश में आया, फर्म को क्या हो गया, जो क्रेडिटर थे उनका पेमेंट हो गया। अब जस्टिस जॉय ने कहा चलिए क्रेडिटर खत्म,
अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम डिसीजन पर आते हैं, डिसीजन देंगे। सो डिसीजन देने से पहले हमें दोस्त कुछ और समय चाहिए, हम सोच विचार लें। देन जस्टिस जॉय अगले डेट पे आए और वहां पे उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन क्या दिया? तो ये डिसीजन तो आपको क्लियर हो गया, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट डिसीजन, जो कि जस्टिस जॉय के द्वारा दिया गया था। यही हमारा डिसीजन पहला, इसे हम कहते हैं नंबर 1 डिसीजन। ठीक है, जस्टिस जॉय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, क्या दिया गया था? डिसीजन। ये डिसीजन नंबर 1। सेकेंड डिसीजन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा तो बात करते हैं डिसीजन ऑफ जस्टिस जॉय related in this case। तो चलिए डिसीजन की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या डिसीजन दिया? तो पहला डिसीजन जस्टिस जॉय ने ये दिया, लॉस ऑन realization amount paid by all solvent partner in cash, loss on realization amount paid by all solvent partner in cash to the firm। पहला डिसीजन ये रहा कि जो लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, उस लॉस ऑन रियलाइजेशन को फर्म के सभी सॉल्वेंट पार्टनर के थ्रू कैश में फर्म को पेड किया जाएगा। दूसरा क्या दिया? सो डिफिशियंसी अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट deficiency amount of insolvent partner deficiency amount of insolvent partner capital account must be borne by the remaining partners in proportion to their last agreed capital लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में बात की गई कि जो डिफिशियंसी होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, उस डेफिशिएंसी अमाउंट को जो रिमेनिंग पार्टनर में सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में लेकर के आएंगे? कैपिटल रेशियो में। तो ये दो डिसीजन हमारा इस केस से रिलेटेड है। गार्नर वर्स मर्रे रूल के अंडर में यही दो डिसीजन की बात की जाती है। अब जब कैपिटल की बात करते हैं, डेफिशिएंसी को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो यहाँ पर
कैपिटल अकाउंट की हम बात करते हैं तो हमने आपको कैपिटल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था कि नेचर ऑफ कैपिटल दो तरीके का होता है। क्या क्या? कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कितने नेचर का? दो नेचर का। एक फिक्स्ड कैपिटल, नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल, नंबर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो की तो बात कह दी गई कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट फर्म का तो कैपिटल नेचर भी होता है। किसी फर्म का कैपिटल फिक्स नेचर का होता है, किसी का फ्लोटिंग नेचर का। तो इस कंडीशन में हम किस रेशियो में डेफिशिएंसी अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर बॉर्न करेगा, इसके लिए रूल दिए गए। केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये कहता है इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर are fixed throughout the existence partner of the partnership the original capital of the solvent partner will be used as the basis for the division of the insolvent efficiency। तो केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगा, उस डेफिशिएंसी अमाउंट को या इंसॉल्वेंट अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर और सॉल्वेंट पार्टनर अपने अपने फिक्स्ड कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स ओरिजिनल कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में मेंशन होगा कैपिटल, उस कैपिटल रेशियो में उस डेफिशिएंसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम बात करेंगे केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। केस ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल के केस में अगर हम बात करें तो क्या कहता है केस? एंड द डेफिशिएंसी
of the insolvent partner's capital account will be shared among the solvent partner in the ratio of capital before JBD, just before JBD मतलब तो बात करें फ्लोटिंग कैपिटल के केस में हम डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी अमाउंट को हम फर्म के जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन के बाद जो कैपिटल होगा उस कैपिटल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब ये कि हम उस डेफिशिएंसी अमाउंट को ओरिजिनल कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना कर करके हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रेशियो हमारा कैपिटल का जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन होगा। जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल के रेशियो में हम अपने इंसॉल्वेंट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में। तो आइए बात करते हैं कि ये कैपिटल क्या होता है। कैपिटल जेबीडी की बात करते हैं तो इस कैपिटल में किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इस कैपिटल को। कैलकुलेशन ऑफ जेबीडी कैपिटल। तो जेबीडी कैपिटल की बात करें तो जेबीडी कैपिटल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो जेबीडी कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिनल कैपिटल प्लस अनडिवाइडेड प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व। ये इतना काम करने के बाद जो कैपिटल आएगा इसी कैपिटल को हम कहते हैं जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल। और डेफिशिएंसी अमाउंट को हम इसी कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में। तो ये था हमारा रूल ऑफ गार्नर वर्स मर्रे रूल, जिसके तहत हमने डिसीजन को जस्टिस जॉय के द्वारा जो डिसीजन दिए गए उस डिसीजन को देखा, समझे। अगले क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर
कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में उसे हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके इस प्रॉब्लम को अपने आने वाले अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।